हे फ्रेंड्स, हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जून के इग्नू के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो इसमें मैं क्या कराती हूँ आपको एमए इकोनॉमिक्स और ये जो बीकॉम वगैरह है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह है, बीकॉम है, उनकी वीडियोस डालती हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के उसको सर्च करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको निकाल के उसके बारे में डालती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और कंटिन्यू चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियो आती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारा कोड है BCOG 171। तो फर्स्ट क्या है हमारा कि लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, मांग और पूर्ति। तो टॉपिक है प्राइस और डिमांड सप्लाई के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो एक होता है लो ऑफ डिमांड और एक होता है लो ऑफ सप्लाई। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड मतलब जो मांग है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और लो ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो पैसा ज़्यादा आ रहा है तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर देता हूँ, और उसके साथ साथ वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई भी ज़्यादा करता जाता है। तो उसका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले, प्याज का प्राइस जब 100 रुपये किलो होता है तो लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। ठीक है, तो डिमांड गिर गई, मतलब कम खरीदेंगे, वही इतनी महंगी है। लेकिन जब प्राइस 20 रुपये किलो होता है तो डिमांड वैसे ही तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लो ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच। प्राइस चेंज होने से डिमांड कितने परसेंट चेंज होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस थोड़ा चेंज हुआ और डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो गया। जैसे लग्जरीज आइटम होते हैं, जो लग्जरी आइटम होते हैं, जैसे कोई महंगी महंगी कार होती है, लोगों को महंगी महंगी कार का कलेक्शन करने का शौक होता है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शोशाबाजी दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए उनको मतलब अलग अलग खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे गोल्ड है और डायमंड है, मतलब जो जितना महंगा दिखेगा उसे जो भी है तो वो उतना ज़्यादा खरीदते हैं। और इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस डबल हो जाए फिर भी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन सी चीज़ें होती है, नेसेसरी चीज़ें होती है हमारी। जैसे नमक है, नमक चाहे 20 रुपये का हो चाहे 40 रुपये का, यूज़ तो उतना ही करेंगे हम। ये तो है नहीं अगर सस्ता हो गया तो डबल डाल देंगे या महंगा हो गया तो आधा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। पर आगे जैसे फ़्लाइट की टिकट्स है, ठीक है, अगर महंगी है तो लोग क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं, वो ट्रेन से जाना स्टार्ट कर देते हैं, ये इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उपभोक्ता संतुलन, मतलब उसको संतुष्टि कैसे मिलेगी। आईसी कर्व और बजट लाइन होती है। इसमें कॉन्सेप्ट कहता है कि ये कर्व दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाता है जिसपे कंज्यूमर को एक बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब इनके आपस में ऐसे रिलेशन होते हैं कि इनमें इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं कि आईसी हमेशा ओरिजिन के तरफ कन्वेक्स में होता है और जो हमारा मतलब ऐसे कन्वेक्स में मिलेगा ये हमेशा। ठीक है, और आईसी कभी भी एक दूसरे को मतलब काटते नहीं है, ये ऐसे काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होएगा। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, एक स्टूडेंट के लिए 2 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर खाने का सेटिस्फेक्शन बिल्कुल उतना ही हो सकता है जितना 1 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर खाने का है। ठीक है, तो इन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम आईसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप रियल लाइफ से रिलेट करके उस वीडियो को सुने और उस क्वेश्चन को याद रखें। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, उस एग्जाम्पल को याद रख लेते हैं जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हो। उससे हमें क्या होता है कि भाई हमें ईजिली याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी मतलब पहले मैं भी अपने जब भी मैं अपना करती थी, एमए वगैरह करती थी, तो मैं एमकॉम करती थी, एमए करती थी, दोनों ही कर रखा है मैंने। तो मैं ऐसे ही याद करती थी कि उसको रियल लाइफ से रिलेट कैसे किया जाए। अगर रियल लाइफ से आप रिलेट कर पा रहे हो तो ईजिली आप उस चीज़ को याद रख लोगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये समझाती हूँ। और मेरी जो वीडियोस होगी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होती है हमेशा, क्योंकि ना तो हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम आएगी ना इंग्लिश मीडियम को प्रॉब्लम आएगी। मैं इंग्लिश में बनाती हूँ, मतलब दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बनाती हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब रिटर्न टू अ फैक्टर। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी क्या होती है, जब हम फिक्स फैक्टर जैसे जमीन मशीन के साथ मतलब साथ वेरिएबल फैक्टर लेबर लगातार बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है,
पहले तेज़ी से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे बढ़ता है और एंड में क्या होता है, गिरने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में नई नई मशीनें आती है, अच्छे से वर्क करती है, फिर धीरे धीरे वो कम वर्क करने लग जाती है, वो ज़्यादा ही पुरानी होती है, तो क्या करती है, वो खर्चा मांगने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर। अगर रियल लाइफ में देखें तो एक छोटी सी मैगी की स्टॉल है, ठीक है, फिक्स स्पेस है कि एक रूम है, अगर आप 10 वेटर रख दोगे उसमें कि 10 लोग काम करेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह वो आपस में टकराएंगे और ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं थी कि 10 लोग इधर उधर घूम सके, वो आपस में टकराते रहेंगे, काम होगा नहीं, काम में डिले हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है एक फिफ्थ टॉपिक है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, एसी और एमसी। एसी कर्व के बारे में, एमसी कर्व के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा पहले भी, मेरी 1-2 वीडियोज़ है जो माइक्रो मैक्रो के ऊपर है, उनमें आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सके, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये हमेशा ही पूछे जाते हैं और ये मोस्टली ये जो भी इकोनॉमिक कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उनमें सब में आते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप की होती है, जैसे ऐसे। ठीक है, एमसी कर्व एसी कर्व को उसके सबसे मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, और जो हमारा क्या होता है, लागत शुरू में गिरती है, एक मिनिमम पॉइंट पर आती है, एक मिनिमम पॉइंट हो जाता है ये, और फिर वे बढ़ने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, तो जैसे रियल लाइफ में अगर आप बल्क में टी शर्ट बनाते हो, ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, टी शर्ट एवरेज कॉस्ट लागत कम आती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब मशीन्स ओवरवर्क करती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब पूर्ण प्रतियोगिता। देखो, जहाँ मैंने एक मार्केट की वीडियो डाल रखी है, उसमें मार्केट का इतने अच्छे से समझा रखा है कि मार्केट से कोई सा भी एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो उस वीडियो को देख कर ज़रूर जाना। ठीक है, आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन, तो फीचर्स क्या कहता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है वहाँ सेलर्स बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, एकदम होमोजीनियस, मतलब सेम सेम से होते हैं। तो फर्म प्राइस क्या होती है, टेकर, नो ना कि मेकर। जैसे सब्जी मंडी है, उसमें गेहूँ का मार्केट है, तो सब एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक दुकान वाले ने सोचा चल ठीक है ये इतने का बेच रहे हैं तो मैं इसे 2 रुपये एक्स्ट्रा बेचता हूँ, महंगा बेचता हूँ, मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होता है उस टाइम पे, जो सस्ता होता है वो भी सेम चीज़ें बेच रहा है, तो लोग क्या चले जाते हैं, सस्ते वाले के पास चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मोनोपोली मार्केट, यानी एकाधिकार। मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली फीचर्स, मार्केट में सिर्फ एक अकेला सेलर प्रोड्यूसर होता है और उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सिट्यूट दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सेलर खुद प्राइस सेट करता है, प्राइस मेकर होता है वो। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली है, इसका कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट तो होगा नहीं, सेम सेम तो होगा नहीं, एक ही होती है। ये रेलवे है, तो रेलवे क्या है, अगर आपको ट्रेन में लंबा सफ़र करना है तो आपके पास सिर्फ इंडियन रेलवे का ही ऑप्शन होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमें डिसाइड करने में कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, तो ये खुद अपने प्राइस वो होती है, मेकर होती है, खुद प्राइस बनाती है और खुद ही ये टिकट सस्ते महंगे कर सकती है, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कहता है कि टॉप मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि सेलर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबका प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करके हम अपने प्रोडक्ट की पहचान कराते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट में हमें टूथपेस्ट लेनी है, ठीक है, तो एक हमारी जैसे कोलगेट है, एक पेप्सोडेंट, एक पतंजलि है, तो सभी क्या है, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट बेच रहे हैं, पर सबका स्वाद, पैकिंग, ब्रांड सब क्या है, हमारी अलग अलग है। तो वो अपनी जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो उसके बारे में बताएंगे, मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स तो कोई नहीं बताता, ताकि उनकी ज़्यादा सेल हो। इसके बाद आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेबर को उनकी वेजेस कैसे मिलती है, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर को उतना ही वेजेस मिलता है जितना वो अपने आखिरी काम मतलब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट से क्या करते हैं, कंपनी को कमा कर देता है। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में अगर एक नया मजदूर आने से रोजाना 1000 रुपये का एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, या प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कंपनी उसकी डेली वेजेस क्या करेगी, दिहाड़ी मैक्सिमम 1000 तक ही करेगी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर वो लॉस में चली जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सटर्नलिटीज़ एंड द पब्लिक गुड्स। इसमें मार्केट फेलियर के कारण होता है। ये पब्लिक गुड्स कौन सी होती है, ये नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है।
सब यूज़ कर सकते हैं। एक के यूज़ करने से दूसरे के लिए कम नहीं होता। और एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, जब किसी एक का एक्शन से दूसरे को बिना पेमेंट के फ़ायदा या पॉजिटिव या नुकसान या नेगेटिव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी एक के एक्शन से क्या होता है, दूसरे को बिना पेमेंट के फ़ायदा, पेमेंट भी नहीं कर रहा और उसको फ़ायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पब्लिक गुड्स इक्वल टू स्ट्रीट लाइट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, पब्लिक गुड्स है ये, मतलब पूरी पब्लिक यूज़ करती है स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट वगैरह लगी रहती है तो सब यूज़ करते हैं उसको। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, एक केमिकल फैक्ट्री है तो उसका धुआं क्या होता है, पोल्यूशन, जिससे आसपास के लोगों को सांस की बीमारी होती है, जिसका फैक्ट्री वालों ने उन लोगों को कोई कंपटीशन पे नहीं, वो सॉरी कंपनसेशन पे नहीं किया। ठीक है, तो उस पोल्यूशन से लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को सांस की बीमारी हो रही है, तो कोई मतलब कंपनी ये थोड़ी है कि तुम बीमार हो तो कंपनसेशन ले लो, नहीं करती कंपनी। ये एक्सटर्नलिटीज नेगेटिविटी होती है जिससे लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे मोटिवेट करना। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।